हाँ, कॉरपोरेट टैक्स के अंतर्गत आज हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक्चुअली हम लोगों ने पिछले दिनों इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट देखा था, जिसमें इनकम को डिफाइन करते हुए बताया था मैंने देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसी में से बिजनेस एंड प्रोफेशन एक इम्पोर्टेंट हेड्स है इनकम का, उसके बारे में कि टैक्सेबल इनकम किसी व्यक्ति का बिजनेस या प्रोफेशन से कैसे कैलकुलेट होगा उसको जानेंगे। तो इस संदर्भ में सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बिजनेस का क्या मतलब है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 213 ऑफ बिजनेस इनकम टैक्स एक्ट 1961, बिजनेस इंक्लूड्स फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज़। फर्स्ट, ट्रेड यानी खरीद बिक्री, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और मर्केंडाइज और कमोडिटीज़, है ना। प्रॉफिट रीप करने के लिए यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए दूसरे के द्वारा निर्मित माल को खरीदना बेचना, है ना। दूसरा, मैन्युफैक्चर करना, खुद से मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेचना। मैन्युफैक्चरिंग का डिफरेंट प्रोसेस हो सकता है ज़मीन के अंदर से खनन के द्वारा निकाला जाए, प्लेस चेंज करके उसके यूटिलिटी को बढ़ा करके प्रोडक्शन किया जाए, या मैन्युफैक्चर निर्माण का काम किया जाए। तो किसी भी तरह के वस्तु का उत्पादन तथा विक्रय से संबंधित क्रिया, है ना। उसके बाद कॉमर्स यानी एक्टिविटीज इन सेंस ऑफ कॉमर्स। आपने पढ़ा भी होगा कॉमर्स में 2 तरह के एक्टिविटीज शामिल है, ट्रेड भी शामिल है, एक्सलरीज टू ट्रेड, लाइक ट्रांसपोर्टेशन हुआ, बैंकिंग हुआ, वेयर हाउसिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी हुआ। ये सारे एक्टिविटीज़ चूँकि प्रॉफिट अर्न करने के लिए और बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है, इसीलिए ये सब कॉमर्स के अंतर्गत शामिल है। अदर एडवेंचर्स जैसे इन्वेस्टमेंट, जिस चीज़ को हम इन्वेस्टर्स लोग इन्वेस्ट करते हैं उस तरह के शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को खरीदना बेचना उनका नॉर्मल एक्टिविटीज़ है। वो इन्वेस्टमेंट करके एक इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि बेनिफिट अर्न करने के लिए वो शेयर्स को खरीद लेते हैं, फिर कुछ दिन के बाद प्राइस बढ़ता है बेच लेते हैं, खरीदते बेचते हैं। उसका काम ही है शेयर खरीदना बेचना या रियल एस्टेट में पैसा लगाना और उसको बेचना। इस तरह का व्यावसायिक अगर उनका मोटिव है, ट्रेड मोटिव है, कॉमर्स मोटिव है, तो वो एडवेंचर्स भी बिजनेस में शामिल है। तो बिजनेस में क्या क्या शामिल हुआ? ट्रेड एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज एंड एडवेंचरस एक्टिविटीज। क्लियर? नाउ वी विल सी व्हाट इज प्रोफेशन। सेक्शन 236 के अनुसार प्रोफेशन refers to all human activities that are performed to earn a livelihood and which require mental and intellectual skills which they get from a specific study or training, है ना, like activities of doctors, lawyers, chartered accountant, engineers, etc. It also includes vocational activities like dancing, music, एक्टिंग आदि, है ना, ब्रोकरिंग, इंश्योरेंस एजेंसी, ये सब, ये मतलब चोरी अगर कर रहा है तो वो भी वोकेशन में आ जाता है। यहाँ पे लीगल इलीगल नहीं देखना है बिजनेस में। बिजनेस में अर्निंग के लिए आपका जो तरीका आपने अपना लिया है लाइफ में अपने खुद से, दैट इज़ योर प्रोफेशन और बिजनेस, है ना। क्लियर? किसी भी हेड में टैक्सेबल इनकम का मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। किसी भी हेड के अंतर्गत या सोर्स के अंतर्गत टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने का मतलब उस हेड का जो नेट इनकम है उसको कंप्यूट करना। और नेट इनकम में 2 ही बातें आती है। सबसे पहले हमें जानना होता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीव्स और कैपिटल रिसीव, व्हाट टाइप ऑफ इनकम्स विल बी इंक्लूडेड एज टैक्सेबल इनकम अंडर दिस हेड, यानी कौन सा इनकम इस हेड में कर योग्य माना जाता है, इनकम का मतलब क्या है इस हेड के अंतर्गत। और दूसरी बात जाननी है कि इस हेड के इनकम के अगेंस्ट में कौन कौन सा डिडक्शंस, कटौतियाँ अलाउड है,
रिबेट्स अलाउड है। बस दो ही चीज़ जानना है, इनकम जानना और डिडक्शंस जानना, अलाउबल डिडक्शंस जानना। तो बिजनेस प्रोफेशन में व्हाट टाइप ऑफ इनकम विल बी चार्जेबल अंडर दिस हेड एज इनकम, सबसे पहले वही जानेंगे। तो अंडर सेक्शन 28 यानी सेक्शन 28 के अनुसार ये जो हम बताने जा रहे हैं आगे, वो सारे के सारे गेन्स रिसिप्ट्स को बिजनेस इनकम में सेक्शन 28 के अनुसार इनकम माना जाता है और उस पर कर लगाया जाता है। सबसे पहला है सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू रियलाइज्ड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस। अगर मान लीजिए कमोडिटीज़ डीलिंग का बिजनेस है, तो कमोडिटी या गुड्स को सेल करके जो प्रोसीड्स प्राप्त हुआ, सेल्स कंसीडरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। जैसे आप मोबाइल चार्ज कराते हो तो रिलायंस या अदर जो एयरटेल है, जियो है, तो आप सब्सक्राइब करते हो उसको, तो वो सर्विस ही प्रोवाइड करता है, कोई फिजिकल कमोडिटी आपको नहीं देता, बदले में वो कंसीडरेशन लेता है, तो उसका सेल प्रोसीड्स वही हुआ जो डाटा बेच के वो आपसे अर्न कर रहा है। तो सेल प्रोसीड्स या सेल्स रेवेन्यू रियलाइज फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से जो सेल्स रेवेन्यू रियलाइज होता है। सेकेंड, इनकम फ्रॉम एजेंसी बिजनेस। अगर आपने किसी प्रोडक्ट का एजेंसी ले रखा है, जैसे महिंद्रा का, होंडा का, कार का, ये सब का ले रखा, तो उसमें कमीशन बेस्ड बिजनेस होता है। सेल प्रोसीड्स तो उस कंपनी का होता है, उस कॉर्पोरेट हाउस का जिसका वो प्रोडक्ट है, आपको बीच में कमीशन मिलता है, तो इनकम फ्रॉम एजेंसी बिजनेस। थर्ड, कंपनसेशन। कॉम्पेंसेशन अगेंस्ट लॉस ऑफ एजेंसी। अगर आपका एजेंसी वापस ले लिया जाता है, जो एग्रीमेंट पीरियड था, टाइम था एजेंसी का मिनिमम, उसके बीच में ही पहले ही मैच्योर होने से पहले आपसे एजेंसी छीन ली जाती है, यानी टर्मिनेट कर दिया जाता है, एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है, तो आपको जो उसके एवज में लॉस उठाना पड़ता है ना, बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की वजह से, तो आप उसके कंपनी के ऊपर कॉम्पेंसेशन का क्लेम करते हैं। तो बदले में कंपनी से जो क्षतिपूर्ति के रूप में आपको कॉम्पेंसेशन का रकम मिलता है, तो चूंकि बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड कॉम्पेंसेशन है, इसलिए उसको भी बिजनेस इनकम में शामिल कर लिया जाता है। प्रोफेशनल fees and prices। आप डॉक्टर हो तो अपने पेशेंट से फीस लेते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसल्टेशन फी, विजिटिंग फी, रिटेनर फी, टेस्ट फी, है ना, तो ये सब आपका इनकम होगा प्रोफेशन के तहत। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो ऑडिटिंग फी लेते हो, या फिर उसकी इनकम टैक्स में अपील करते हो और इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स को डील करते हो, तो आपका वो भी फी होगा। लॉयर हो तो आपको क्लाइंट से फीस मिलेगा। तो जितने भी तरह के प्रोफेशनल फीस हैं वो इनकम में शामिल होता है। इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज, etc received by banks and financial institution।
इंटरेस्ट डिविडेंड एक बैंक का काम ही है कम दर पर जमा लेना कस्टमर से, अधिक दर पर इन्वेस्ट करना। उन्हीं कस्टमर्स को जो मनी बोरो करना चाहते हैं उसको अधिक दर पर लोन प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ दूसरे किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स आदि में इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट अर्न करना, डिविडेंड अर्न करना। आप कस्टमर्स को जो एक्स्ट्रा अदर सर्विस देते हो उसके बदले में, जैसे ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर शेयर परचेज कर देना, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर शेयर बेच देना, तो इस सब के ऊपर उसको ब्रोकरेज मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज का कमीशन मिलता है, फॉरेन करेंसीज में कन्वर्ट करना, इंडियन करेंसी को फॉरेन में, फॉरेन को इंडियन में, तो ये सब ब्रोकरेज कमीशन सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। दूसरे किसी का इंटरेस्ट इनकम अदर सोर्सेज में होगा, लेकिन बैंकिंग कंपनी का काम ही है कम दर पे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और अधिक दर पे इन्वेस्ट करना, इसलिए उन इंटरेस्ट डिविडेंड उनका बिजनेस इनकम माना जाता है। लेकिन अदर एसएससी के लिए बिजनेस इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। उसके बाद इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, etc. received by a partner from his firm। एक पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर होते हैं, मेंबर होते हैं, वो वर्किंग पार्टनर होने पर उन्हें सैलरी के रूप में कुछ पेमेंट प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। अगर उनका बिजनेस में एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस है तो उसको प्रमोट करने के लिए कमीशन, बोनस आदि के रूप में पेमेंट होता है। किसी का कंट्रीब्यूशन किसी पार्टनर का ज़्यादा होता है बिजनेस में, किसी का कम होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोनस परसेंटेज का व्यवस्था दिया जाता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। तो एक से पार्टनरशिप फर्म से एक पार्टनर को अपने सदस्य होने के नाते जो शेयर इन प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट ऑन सैलरी होगा, बोनस होगा, डिविडेंड होगा, कमीशन होगा इत्यादि, वह बिजनेस का इनकम माना जाता है। चूँकि याद रहे पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर है वो ओनर है, न कि नौकर है, सर्वेंट नहीं है। यहाँ पे सैलरी जो वो रिसीव कर रहा है एज ए वर्किंग पार्टनर रिसीव कर रहा है, नॉट एनी एम्प्लॉई, ही इज ओनर। सैलरी इनकम वही सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है जब जिसका सैलरी प्राप्त करता और भुगतान करता दोनों के बीच नौकर मालिक का संबंध हो। तो यहाँ पर पार्टनर मालिक है, नौकर तो है नहीं, इसीलिए इनका सैलरी बिजनेस इनकम माना जाता है। क्लियर? नाउ दो चार पॉइंट और है। एजेंसी कमीशन, जैसे इंश्योरेंस एजेंट के रूप में अगर काम कर रहा है तो उसका कमीशन बन रहा होगा, है ना। इसके अलावा शेयर ब्रोकर है, उसका वोकेशन है, बिजनेस है, प्रोफेशन है शेयर ब्रोकर का काम करना, तो ब्रोकरेज का इनकम होगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कारोबार करता है तो उस बिजनेस से एक्सपोर्ट इनकम होगा। जनरली एक्सपोर्ट करने वाले को प्रोत्साहन के रूप में सरकार इंपोर्ट लाइसेंस भी देती है, जिसको एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलता है उसको इंपोर्ट, लेकिन वो इंपोर्ट करना नहीं चाहता तो अपने लाइसेंस को दूसरे किसी के हाथ बेच देता है, उस पर जो वो बेच के प्रॉफिट कमाता है वो भी इसी बिजनेस इनकम का माना जाता है। इसके अलावा ड्यूटी ड्रॉबैक्स, तरह तरह का कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो लगता है, वो कभी कभी ऐसा होता है कि एडवांस सिस्टम के तहत हमने उसी वक्त पेमेंट कर दिया जब इवेंट अफेक्टेड हुआ, लेकिन बाद में सरकार जो है उसको ड्रॉबैक कर लेती है वापस, या तो घटा देती है ड्यूटी को, तो हमें वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट हमने पहले से कर रखा है एडवांस के तौर पर वो रिकवर हो जाता है। तो चूँकि ड्यूटी अलाउड एक्सपेंसेज है और अलाउ किया जा चुका है, बाद में वो रिकवर हो जाता है तो बिजनेस का इनकम में अलाउड हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। उसी तरह रिकवरी ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड बैड डेट्स, वो खर्च व्यापार का जो पास्ट में अलाउ हो चुका था, छूट के रूप में स्वीकार किया जा चुका था, यानी उतने इनकम पर टैक्स नहीं लग पाया था, बाद में वो एक्सपेंस रिकवर हो जाता हुआ, डूबा हुआ पैसा बैड डेट्स का रिकवर हो जाता है। तो जब आपका उतने इनकम पर टैक्स नहीं लगा था, आज वो इनकम डूबा हुआ नहीं, रिकवर हो चुका है, तो पुनः उसको इनकम में इंक्लूड कर लिया जाता है। उसी प्रकार से स्पेकुलेशन,
सट्टेबाजी का व्यापार हालांकि गैर कानूनी है, लेकिन अगर स्पेकुलेशन से प्रॉफिट और गेन होता है तो दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एसएससी, बट लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, इट मस्ट बी नोटिस्ड, है ना। तो ये सारे सेक्शन 28 के अंतर्गत जो 12 कंटेंट दिए हैं, इसके अलावा कोई भी इनकम शामिल नहीं होगा, याद रहे, है ना।